हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जैसे कि भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना में कुतुबुद्दीन ऐबक के योगदान का विवरण देना, कुतुबुद्दीन ऐबक का चरित्र और भारत में उसकी उपलब्धि का विवरण देना, कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन और चरित्र पर प्रकाश डालिए, शासक के रूप में ऐबक का मूल्यांकन करना। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए इसके जानते हैं आंसर। भूमिका में आप लिख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश के शासन का संस्थापक था। उसे भारत का पहला स्वतंत्र मुस्लिम सुल्तान माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी के 4 दास अलदौज, कुबाचा, बख्तियार और ऐबक थे, जो हमेशा गजनी, सिंध, बंगाल और दिल्ली का कार्यभार संभालते हुए थे। ऐबक एक कुशल प्रशासक भी था। इसकी कुशाग्र बुद्धि के फलस्वरूप ही मोहम्मद गौरी ने सफलताएं प्राप्त की थीं। इस संबंध में लेन पूल ने लिखा है कि ऐबक और बख्तियार की शक्ति ने ही मोहम्मद गौरी की सफलताओं को पूर्ण किया था और लगभग विंध्याचल पर्वत के उत्तर का संपूर्ण भारत मुसलमानों के प्रभाव में था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्वामी भक्त दास था और अपनी वीरता का परिचय उसके शासनकाल में ही दे चुका था। भारत में मोहम्मद गौरी की सफलता का बहुत कुछ श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को है। उसने जाटों के साथ संघर्ष करके उन्हें पराजित किया। 1193 ईस्वी में उसने चौहानों से दिल्ली जीता। मोहम्मद गौरी ने जब कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित किया तो उसमें भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी को बहुत कुछ सहायता की। 1195 ईस्वी में उसने अहिलवाड़ के राजा भीम के सेनापति कुंवरपाल को पराजित किया। 1197 ईस्वी में मेड़ों के विद्रोह का दमन किया। 1205 ईस्वी में कालिंजर के चंदेल राजा परमार को पराजित किया और 1205 ईस्वी में कई खोखरों को मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका भतीजा गयासुद्दीन उसके विशाल साम्राज्य को विभाजन से नहीं रोक सका। मोहम्मद गौरी की मृत्यु का समाचार प्राप्त कर लाहौर के नागरिकों ने प्रभुता रखने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को आमंत्रित किया। ऐबक तुरंत दिल्ली और लाहौर की ओर चल पड़े। लाहौर पहुंचकर वहां के शासन सूत्र को उसने ग्रहण किया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का सिंहासन रोहड़ 3 महीने बाद यानी कि 24 जून 1206 ईस्वी को हुआ। सिंहासन ग्रहण करने के बाद ऐबक ने सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया, वरन मालिक और सिपहसालार की उपाधि को धारण किया। उसका विचार था कि यदि गौरी का शासक उसे स्वयं स्वतंत्र सुल्तान मान ले तो वो अपने विपक्षियों का दमन सरलता से कर सकेगा। फलतः उसने मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन के पास अमूल्य उपहार के साथ अपने दूत के हाथ ये प्रस्ताव भेजा कि वो उसे भारत का स्वतंत्र शासक मान लेगा तो ख्वारिज़्म के शाह के विरोध वो उसका साथ देगा। गयासुद्दीन इस बात को जानता था कि ख्वारिज़्म के शाह के साथ उसका मतभेद रहता है और वो कुतुबुद्दीन को दबा नहीं सकेगा। इसीलिए उसने कुतुबुद्दीन को खुश रखते हुए ख्वारिज़्म के शाह की प्रगति को रोकना उचित प्रतीत हुआ। उसने ऐबक का प्रस्ताव मान लिया। सन 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसके पास राजछत्र, ध्वजा, सिंहासन, कई वस्तुएं भेज दीं और कुतुबुद्दीन को सुल्तान की उपाधि से अलंकृत किया। तब ऐबक दिल्ली का स्वतंत्र शासक बन गया। उसकी कठिनाइयाँ क्या क्या थीं? तो सिंहासन पर बैठने के अवसर पर ऐबक कई कठिनाइयों से घिरा हुआ था। वो अपने सभी सरदारों से वफादारी की आशा नहीं करता था, बल्कि उनकी इच्छा और व्यक्तिगत आकांक्षाएं उसके और नवस्थापित तुर्की राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। तुर्कों ने अफगानिस्तान से लेकर उत्तरी भारत से बंगाल तक के भूप्रदेशों को अपने पैरों तले रौंदना अवश्य किया, लेकिन वो उसके निर्विवाद स्वामी बनने में उस समय तक असमर्थ थे।
गौरी ने राजपूतों की शक्ति को दुर्बल अवश्य कर दिया था, लेकिन समाप्त नहीं कर सका था, और राजपूत स्थान स्थान पर तुर्कों का मुकाबला कर रहे थे। कई स्थानों से तुर्कों को निष्कासित कर रहे थे। बंगाल में खिलजी सरदार के पारस्परिक झगड़ों ने वहां तुर्की सत्ता को दुर्बल कर दिया था, और बंगाल के खिलजी सरदार ऐबक के आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं थे। वास्तव में ऐबक का आधिपत्य सिंध, पंजाब, दिल्ली और दोआब तक सीमित था, और वहाँ पर भी राजपूत उसकी सत्ता का विरोध कर रहे थे। लेकिन इससे भी बड़ी कठिनाइयाँ ऐबक को अपने संबंधियों और अपने समान ही गौरी के दास और उसके राज्य के अधिकारी ताजुद्दीन यिल्दिज और नासिरुद्दीन कुबाचा की तरफ से हुई थी। ताजुद्दीन यिल्दिज ने गजनी में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। उसकी पुत्री का विवाह ऐबक से हुआ था, और वो ऐबक को अपने अधीन और गौरी के भारत राज्य पर अपना अधिकार मानता था। नासिरुद्दीन कुबाचा उच्च का सूबेदार था। यिल्दिज की एक पुत्री और ऐबक की एक बहन से उसने विवाह किया था। वो भी दिल्ली के राज्य पर अपना अधिकार मानता था। वास्तव में यिल्दिज और कुबाचा ऐबक के प्रतिद्वंदी थे। प्रोफेसर ABM हबीबुल्ला और डॉक्टर AL श्रीवास्तव ने लिखा है कि गौरी ने ऐबक को अपने भारतीय राज्य का संरक्षक नियुक्त किया था, उसे मालिक की उपाधि दी थी। उसकी इच्छा थी कि ऐबक भारत में उसका उत्तराधिकारी बने, लेकिन प्रोफेसर KA निजामी इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनका कथन है कि गौरी ने अपने मृत्यु के समय तक अपने गुलाम सरदारों के अधिकारों और अपने उत्तराधिकारी के प्रश्न निर्णय ही नहीं किया था, जिसके कारण ऐबक, यिल्दिज और कुबाचा की स्थिति समान थी, और उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपने अपने अधिकारों की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र थे। यही नहीं, बल्कि उनका तो यहाँ तक कहना है कि गौरी ने भारत के अलग अलग तुर्की सरदारों को भी ऐबक की अधीनता में ही किया था, और यदि बहाबुद्दीन तुगरिल खां और मोहम्मद बख्तियार खलजी जैसे शक्तिशाली सरदारों की मृत्यु पहले ही ना हो गई होती तो ऐबक के प्रतिद्वंदी प्रबल होते। यिल्दिज और कुबाचा की गतिविधियों को देखते हुए डॉक्टर निजामी का कथन सत्य के अधिक निकट प्रतीत होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक को स्वतः ही भारत का तुर्की राज्य प्राप्त नहीं हो गया था, बल्कि उसे इसके लिए कौशल और युद्ध से प्रयत्न करना पड़ा था। ऐबक की कठिनाई यिल्दिज और कुबाचा की प्रतिद्वंद्विता तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ख्वारिज्म के शाह की बढ़ती हुई शक्ति और उसके लिए एक बड़ा खतरा भी था। ख्वारिज्म के शाह की नज़र गजनी पर थी। यिल्दिज उसकी शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ था। ऐसी स्थिति में गजनी पर ख्वारिज्म शाह का अधिकार हो जाता तो वो दिल्ली पर भी अपना दावा कर सकता था। इस कारण ऐबक की एक और कठिनाई भारत के राज्य को मध्य एशिया की राजनीति से अलग करना, उसे गजनी के शासकों के कानूनी आधिपत्य से मुक्त करना और उसे एक पृथक स्वतंत्र राज्य का अधिकार और अस्तित्व प्रदान करना था। ऐबक का कार्य क्या था? ऐबक का मुख्य कार्य अपने स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित करना था। उसने कौशल और कूटनीति से कार्य किया। उसने अपनी तुर्की सरदारों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मना लिया। संभवतः इसी कारण उसे सिंहासन पर बैठने में कुछ समय लगा। अपनी स्थिति को दृढ़ करने के आशय से ही उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से और अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से किया। संभवतः कुबाचा ने उसे दिल्ली का सुल्तान स्वीकार कर लिया, लेकिन यिल्दिज की तरफ से खतरा था। इस कारण ऐबक सर्वदा लाहौर में रहा। उसे दिल्ली में रहने का अवसर कभी नहीं मिल सका। सुल्तान गयासुद्दीन ने यिल्दिज को दास्ता से मुक्त करके गजनी का शासक स्वीकार कर लिया था। ख्वारिज्म शाह के दबाव के कारण यिल्दिज को गजनी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। उसने पंजाब पर आक्रमण किया। गजनी का शासक होने के नाते वो भारत के तुर्की राज्य को अपना अधिकार मानता था। ऐबक ने उसका विरोध किया और उसे युद्ध में परास्त करके पंजाब को छोड़ने के लिए बाध्य किया। लेकिन गजनी उस समय आरक्षित था और संभव था कि ख्वारिज्म शाह उस पर अधिकार कर लेता। गजनी के नागरिकों ने ऐबक को आने के लिए निमंत्रण दिया और ऐबक ने आगे बढ़कर गजनी पर अधिकार कर लिया। लेकिन गजनी के नागरिक उससे संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने यिल्दिज को भी आमंत्रित किया।
यिल्दिज के अचानक गजनी की सीमा पर पहुंच जाने के कारण ऐबक केवल 40 दिन बाद ही गजनी को छोड़ने के लिए बाध्य हुआ। इस प्रकार ऐबक का गजनी का अभियान सफल होते हुए भी स्थायी लाभ का नहीं रहा, लेकिन यिल्दिज भी उसके भारत के राज्य पर अधिकार करने में असमर्थ रहा और ऐबक ने दिल्ली के स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित रखने में सफलता प्राप्त की। बंगाल के दूरस्थ इक्ता यानी कि सूबा ने भी ऐबक को परेशान किया। मोहम्मद बख्तियार खलजी के हत्यारे अली मर्दन खां को खलजी सरदारों ने कैद कर लिया था और उन्होंने मोहम्मद शेरा को इस शर्त पर गद्दी पर बैठाया था कि वो दिल्ली की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। इस कारण आरंभ में बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बन गया, लेकिन अलीमर्दन खां कैद से भागकर ऐबक के पास पहुंचा। ऐबक ने उसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और उसने वायदा किया कि वो ऐबक के अधीन रहेगा और वार्षिक कर देगा, लेकिन खलजी सरदार इस प्रबंध को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐबक के सरदार कैमाज रूमी के निरंतर प्रयत्न और युद्ध के बाद ही अलीमर्दन खां को बंगाल का इक्तेदार यानी कि सूबेदार बनाया जा सका और बंगाल दिल्ली सुल्तान के अधीन हो गया। ऐबक को राजपूतों की ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिला और न वो साम्राज्य विस्तार की नीति को अपना सका। इसके विपरीत राजपूतों ने कुछ स्थानों को उससे छीन लिया और ऐबक उन्हें फिर से जीतने का प्रयत्न नहीं कर सका। ऐबक को समय भी थोड़ा प्राप्त हुआ। चौगान यानी आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल, उस खेल में घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया और उसकी कब्र पर एक साधारण स्मारक बना दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन। कुतुबुद्दीन ऐबक जनजाति का तुर्क था। ऐबक का तुर्की भाषा में अर्थ चंद्रमा का स्वामी होता है। इस जनजाति के पुरुषों और महिलाओं के नाक नक्शे सुंदर और आकर्षक होते थे, इसी कारण इसका ये नाम दिया गया था। यद्यपि कुतुबुद्दीन स्वयं देखने में कुरूप ही था। तब वो एक वयस्क बालक ही था जब उसको बंदी बना लिया गया था और निशापुर यानी फारस के एक दयालु काजी को एक दास के रूप में बेच दिया गया था। उसने अपने स्वामी के पुत्रों के साथ इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया था और घुड़सवारी और असी कौशल की शिक्षा ली थी। काजी के निधन के बाद उसके पुत्रों ने उसे मोहम्मद गौरी को बेच दिया। ऐबक ने अपने सैनिक गुणों और कुशाग्र बुद्धि के कारण अपने नए स्वामी को आकर्षित किया। शीघ्र ही अमीर ए अखुर शाही अस्तबल के अधिकारी के रूप में उसकी पदोन्नति हो गई। मोहम्मद गौरी के भारतीय सैन्य अभियानों के समय उसने ख्याति अर्जित की। सन 1192 में दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद गौरी ने ऐबक को अपने भारतीय अधिकृत क्षेत्रों के वायसराय के रूप में नियुक्त किया। उसने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ में अपना सैनिक मुख्यालय स्थापित किया और उत्तरी भारत के राजपूत सरदारों के विरुद्ध निरंतर युद्ध करके अपने स्वामी के राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, जिसका विवरण इस पुस्तक के पूर्व में हम देखे हैं। ऐबक ने मोहम्मद गौरी के अन्य प्रतिष्ठित कुलीनों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। मोहम्मद गौरी के समस्त दास अधिकारियों के नेता ताजुद्दीन याल्दोज ने अपने साम्राज्यिक स्वामी के आदेश पर अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन से किया। ऐबक ने अपनी बहन का विवाह मोहम्मद गौरी के एक अन्य दास अधिकारी नासिरुद्दीन कुबैचा, जो सिंध का प्रभारी अधिकारी था, उसके साथ कर दिया। कुतुबुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह अपने तुर्की दास अधिकारियों में से एक इल्तुतमिश के साथ कर दिया। ऐबक ने विशाल स्थायी सेना का गठन किया और मोहम्मद गौरी के जीवन काल में व्यवहारिक रूप से समस्त उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। सिंहासन रोहड़। मोहम्मद गौरी अपने अनायास देहावसान के कारण अपने उत्तराधिकारी को मनोनीत नहीं कर सका। उसका साम्राज्य गुरीय कुलीनों और दास अधिकारियों के मध्य विभाजित कर दिया गया। मोहम्मद गौरी के देहावसान के 3 महीने से अधिक समय के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 24 जून सन
1206 ईस्वी को लाहौर में एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन अपने हाथों में लिया। उसने अपना शासन मलिक और सिपह सालार की विनम्र उपाधियों जो मोहम्मद गौरी ने बहुत पहले उसको दी थी उसके साथ शुरू किया। उसने अपने नाम के सिक्के नहीं ढलवाए, ना ही अपने नाम पर उसने खुतबा पढ़वाया। उसने सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की, क्योंकि उसको अब तक मोहम्मद गौरी से औपचारिक दास से मुक्ति नहीं मिली थी, और एक विवेकपूर्ण व्यक्ति के रूप में वो शाही प्रतीकों को धारण करके, जबकि तकनीकी दृष्टि से इस्लाम धर्म के कानून की दृष्टि में वो अब भी एक दास था। तुर्की कुलीन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम जन समुदाय में एशिया देश को उद्दीप्त नहीं करना चाहता था। सन 1208 से 9 में ऐबक गजनी की जनता के निमंत्रण पर वहां गया और कुछ समय तक उस पर अपना नियंत्रण रखा। इसी समय मोहम्मद गौरी के भतीजे और विधिक उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद, जो पैतृक गणराज्य पर उसके शासन से संतुष्ट था, उसने कुतुबुद्दीन को दास मुक्ति के पत्र और प्रतिष्ठा पत्र भेजा और उसको सुल्तान की उपाधि प्रदान की। शासक के रूप में ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक एक वीर, कर्मठ, योग्य सेना नायक यानी जनरल था। उसने उत्तरी भारत की विजय में मोहम्मद गौरी की अपूर्व सहायता की और पहले स्वतंत्र तुर्की राजवंश की स्थापना की। उसने केवल 4 साल शासन किया। इस अवधि में उसने किसी नए क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं की, क्योंकि उसने अपना पूरा ध्यान कानून और व्यवस्था स्थापित करने और अपने अधिकृत क्षेत्र की सेना में सुदृढ़ करने में लगाया। उसका मुख्य उद्देश्य भारत में अवयस्क तुर्की राज्य की पृथक पहचान स्थापित करना था, जिसका अस्तित्व इसकी सैन्य शक्ति और इसकी निश्चित सीमाओं के निर्धारण पर निर्भर था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने स्वयं के मध्य एशियाई राजनीति से विलग रखा और गजनी के शासकों और ताजुद्दीन याल्दोज सहित कई तुर्की कुलीनों, जिन्होंने हिंदुस्तान पर अपने आधिपत्य का दावा किया था, उसका कठोर विरोध किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने विरोधी तुर्की कुलीनों और मोहम्मद गौरी के दास अधिकारियों, जो भारत में महत्वपूर्ण सैनिक राजनीति पदों पर थे, साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया और अनुनय या शक्ति के माध्यम से उनको अपने अधीन बनाया। उसने राजपूत सरदारों, जो अपने खोए हुए भूक्षेत्रों और स्वतंत्रता फिर से प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे, उनके साथ सशस्त्र संघर्ष से बचने का प्रयास किया। उसके सिंहासन रोहड़ के तत्काल बाद चंदेलों ने कालीजन पर फिर से आधिपत्य स्थापित कर लिया और प्रतिहारों ने तुर्कों से ग्वालियर छीन लिया। इसी प्रकार गढ़वाल सरदार हरिश्चंद्र ने बंदायूं क्षेत्र में कुछ भू क्षेत्र पर फिर से अधिकार कर लिया, लेकिन ऐबक ने इस संबंध में कुछ भी नहीं कर सका। तुर्की राज्य के मध्य में विशाल भू क्षेत्रों पर हिंदू सरदारों का नियंत्रण था, जिनको ऐबक अपने प्रभावकारी नियंत्रण में लाने में सफल रहा था। जब सन 1210 में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर अनायास उसका देहांत हो गया, तो उसका कार्य अभी अधूरा था। उसको लाहौर में ही दफना दिया गया। इसका निष्कर्ष क्या होता है? तो यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक एक प्रतिभाशाली प्रशासक नहीं था, लेकिन उसने अपनी जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा की और अपने सैन्य अधिकारियों के माध्यम से नागरिक प्रशासन के मूल सिद्धांत निर्धारित किए। स्थानीय प्रशासन का दायित्व उसने ग्राम पंचायतों और मुस्लिम युग से पूर्व की अन्य स्थानीय संस्थाओं को दे दिया था। उसने हिंदुओं को जजिया के भुगतान के बदले आंशिक रूप से नागरिक स्वतंत्रता भी दी। वो अपने सहधर्मावलंबियों के मध्य न्यायपूर्ण राजा के रूप में विख्यात हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक विद्वान व्यक्ति था। उसका उच्च नैतिक चरित्र और परिष्कृत रुचि थी। उसने विद्वानों को संरक्षण दिया। हसन निज़ामी और फ़कीमुद्दीन ने अपनी कृतियाँ उसको समर्पित की। निर्धनों और ज़रूरतमंदों को दान में उदारतापूर्वक धन वितरण के कारण अधिक उदार सहृदय कुतुबुद्दीन ऐबक ने लखता और लाख बख्श लाखनों का देने वाला की उपाधि अर्जित की थी। उसने 2 मस्जिदों, एक दिल्ली और कई अजमेर में उसका निर्माण करवाकर वास्तुशिल्प के प्रति रुचि प्रदर्शित की थी। उसने किला ए राय पिथौरा के नाम से विदित पुराने राजपूत दुर्ग के निकट भवनों का निर्माण करवाकर मध्यकालीन दिल्ली के तथाकथित 7 नगरों में पहले नगर की नींव रखी।
उसने अपने समय के विख्यात सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर भारत में सर्वाधिक ऊंची पत्थरों की मीनार यानी कि 238 फुट ऊंची कुतुब मीनार सन 1199 का निर्माण कार्य आरंभ किया था। इसको इल्तुतमिश ने पूर्ण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का अनुभवहीन और अयोग्य पुत्र आराम शाह उसका उत्तराधिकारी बना, जिसने इल्तुतमिश से पराजित और अपदस्थ होने के पूर्व लगभग 8 महीने तक लाहौर पर शासन किया।